नमस्कार विद्यार्थियों। अब मैं आज के लेक्चर में मिस्र की सभ्यता की जो कला विकसित हुई उसके दूसरे भाग पर प्रकाश डालूंगा। तो बिना देर किए बस लेक्चर शुरुआत करने जा रहा हूं। आप लोग अपने नोट्स रेडी कर लें, कॉपी पेन से लेकर तैयार हो जाएं। मिस्र की नगर सभ्यता की कला अंत्येष्टि अर्थात मृतक संस्कारों की कला है। इसका प्रधान केंद्र मकबरा, जिसका राजकीय विशाल रूप ही पिरामिड कहलाता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि पूरे मिस्र की कला एकदम राजकीय वैभव की कला रही है। तो यहाँ का जो मुख्य केंद्र है वो कला का वो मकबरा कहलाता है, जिसके पिरामिड कहते हैं। इस कला का इतिहास कोई 3000 वर्ष पूर्व से व्यवस्थित रूप में मिलता है। जिसे यूरोपवासी इजिप्ट के नाम से जानते हैं, उसे ही अरब लोग मिस्र कहा करते थे, जिसका संबंध यहूदी भाषा के मिस्रैम शब्द से है। पश्चिमी भाषा का इजिप्ट शब्द यूनानी भाषा के इजिप्टस शब्द से विकसित हुआ। पुरातत्ववेताओं का अनुमान है कि यहाँ भी आदि मानव ने हिम युग में स्वतंत्र रूप से अपना विकास किया था। मिस्र के पिरामिडों की गणना विश्व के 7 आश्चर्य में की जाती है। ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही ग्रीक पुरोहित और पर्यटक मिस्र की प्राचीनता पर आश्चर्य प्रकट करते रहे हैं। अरब देश के लोगों ने मिस्र की सभ्यता के प्रति बहुत भावुकतापूर्ण दृष्टि रखी है। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। वहाँ के जितने भी राजा हुए उनके लिए एक विशेष संज्ञा थी फराओ। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आती है। अतः इस युग को फरावनी युग भी कहते हैं। वैसे मिस्र के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण युग जो है 3रे से 6ठे राज्यवंश तक का रहा है, जिसे प्राचीन राज्य कहते हैं, और इसकी राजधानी मेम्फिस हुआ करती थी। यद्यपि इस युग के लेख जो हैं बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, किंतु जो डेड बॉडी है, जो शव है, उसके साथ दफन किए जाने वाले जो सामग्री और उपकरण आदि इतने अधिक मात्रा में मिले हैं, जो यहाँ के इतिहास की एक समृद्ध संस्कृति की कहानी कहते हैं। मिस्र की जो समाधियाँ थी उनको हम लोग जो है मर्तबा कहते थे, जो सीढ़ीदार ढलाव वाले पिरामिडों के रूप में विकसित हुई। मिस्र के पाषाण निर्मित भवनों को विशाल और समृद्ध योजनाओं के तहत बनाया जाता था, जिसका आरंभ जो है सम्राट जोसर के समय में होता है। जोसर का समय 2650 ईस्वी से 2600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके उपरांत सनेफल के राजवंश का काल 2600 से 2400 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिनके 3 उत्तराधिकारी हुए खुफू, कैफ्रे और मैनकुरी। याद रखें, खुफू, कैफ्रे और मैनकुरी, इन तीनों का यश की गाथा जो है उनके द्वारा बनवाए गए पिरामिडों की विशालता और भव्यता पर आधारित है, जो सामूहिक श्रम के कुशल प्रबंध के परिचायक हैं। खुफू, कैफ्रे और मैनकुरे का पिरामिड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, और अपनी कला धरोहरों के लिए भी विख्यात माना जाता है। इसकी खोज के बाद 1880 में विलियम मैथ्यू फ्लैट्स पैट्री ने इसकी पूर्ण जानकारी दी थी, और सन 1922 में लॉर्ड कॉर्नरवान तथा हॉवर्ड कार्टर ने तुतनखामेन के मकबरे के द्वार को खोलकर उससे जो प्राप्त खजाना हुआ उसका परिचय पूरी दुनिया से कराया। बाद के दिनों का मध्य युग पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था का युग रहा है, जिसमें सभी प्रकार के क्षेत्रों में व्यापक उन्नति हुई। उसके बाद के काल 1025 ईस्वी पूर्व तक में थीब्स नामक जो एक नगर था, वो एक धार्मिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित थी, जिसका संचालन पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। यहाँ तक कि मिस्र की मौलिक कला का स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद के दिनों में क्रमशः ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के आगमन होने से इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। अब मिस्र की कला वास्तविक क्या है वो आप जानिए।
प्रारंभिक युगों में मिस्र की जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजती रही, उनका पूजा करती रही। इससे देवताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अब प्रकृति की कौन कौन सी शक्ति है, थोड़ा इसको भी आप जानें। प्रकृति में हमारे हिंदुस्तान में भी आप देखें, वृक्ष की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, भूमि की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। इसी प्रकार मिस्र में भी प्रकृति की जो शक्ति रही, उन सभी देवताओं की पूजा होती थी और इससे लगातार अनेक प्रकार के देवताओं की संख्या भी बढ़ती गई। प्रत्येक नगर के एक रक्षक देवता की कल्पना की गई। जैसे भारत में भी ग्राम ग्राम में देवता हैं, गांव के रक्षक हैं, डी बाबा हैं। उसी प्रकार मिस्र में भी प्रत्येक नगर की रक्षा के लिए देवता की कल्पना की गई। इनके लिए मंदिर भी बनाए गए। यहाँ के लोगों में यह भी विश्वास था कि शरीर में दो आत्माओं का निवास होता है। एक का नाम ब है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करते रहती है और फिर उसी शरीर में लौट आती है। दूसरी का नाम क है। यह आत्मशक्ति लौटकर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है, अतः शरीर को क्षति से, उसको नष्ट होने से बचाना अनिवार्य है। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक प्रकार के जो चिकित्सीय रसायन होते थे, उनसे सुरक्षित रख करके, लेप बना करके सुरक्षित करके पिरामिड में रखा जाता था। और इस पिरामिड में जब शव को रखा जाता था तो उसके साथ जब व्यक्ति वो जीवित था तो उसकी जो जो ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी, उसके जीवन से संबंधित तमाम चीज़ें भी पिरामिड में उसके साथ रखी जाती थी। प्रथम राजवंश तक मिस्र में जो कला विकसित हुई, उसका ज्ञान केवल उच्च मिस्र के कला अवशेषों से होता है। इन अवशेषों में हाथी दांत की एक नारी प्रतिमा कब्र से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में यथार्थ और मानवीय अभिचार दोनों दृष्टियों का विवरण अंकित है। उच्च मिस्र के आरंभिक पात्रों के गहरे लाल रंग के धरातल पर श्वेत रंग द्वारा पशुओं और यदा कदा मानव आकृतियों का सीमा रेखाओं के द्वारा अंकन हुआ है, यानी बॉर्डर लाइन, कंटूर लाइन के द्वारा अंकन हुआ है। बीच बीच में ज्यामिति अथवा वानस्पतिक अभिप्राय डिजाइन बनाए गए हैं। विचित्र प्रकार के चौड़े प्यालों और कटोरी के भीतर के भागों में छोटे मुख वाली पात्रों के बाहरी किनारों पर इस प्रकार के आलेखन बने हुए मिलते हैं। कुछ समय बाद यहाँ के जो बर्तन बने, पात्र बने, उसमें गैंडा, मकर, मत्स्य आदि कृतियों को भी चित्रित करना कलाकारों ने प्रारंभ कर दिया था। पशुओं आदि की आकृतियों को कल्पना से लिखित रूप देने का प्रयत्न किया गया है, जिसके कारण मिस्र में पवित्र अक्षर लिपि विकसित हुई। कोम अल हमर की समाधि से मिस्र की प्राचीनतम सुरक्षित भित्ति चित्र मिले हैं। यहाँ समाधि कक्ष की एक भित्ति पर सावधानी पूर्वक प्लास्टर लगाने के उपरांत मटमैले कलर की पृष्ठभूमि बना करके चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में 6 विशाल जलपोत, अनेक मानवाकृतियाँ, पशु चेष्टाएँ विभिन्नताओं में अंकित मिलते हैं। यहाँ योद्धाओं, बंदियों, युद्ध में विजय आदि के चित्र भी प्राप्त होते हैं। 2 शेरों के मध्य में अंकित एक वीर पुरुष की आकृति मेसोपोटामिया की कला में भी दिखती है। आकृतियाँ अधिक उभार युक्त बनाई गई, यह भी मेसोपोटामिया का ही प्रभाव है। चित्रकला के विकास को यदि हम देखें तो उच्च और निम्न मिस्र के एकीकरण के संपूर्ण प्रयासों की साक्षी यहाँ की दृश्य कला रही है। यानी उच्च मिस्र और निचले मिस्र का जब एकीकरण होता है, दोनों राज्य एक होते हैं, तो उसका जो संपूर्ण सार है वो यहाँ की दृश्य कला में आपको दिखाई देंगे। इस विकास क्रम के अंतिम चरण की जो आकृतियाँ हैं, सम्राट नारमेर के युग की हैं। सभी दृश्यों में भूमि की आधार रेखा अंकित है
मेसोपोटामिया के पशुओं का भी अंकन पुनः यहाँ के चित्रों में इस काल में भी दिखने लगता है। इन पशुओं की ग्रीवा बहुत ही लंबी सर्प के समान या लपेटी हुई रस्सी के समान और शेष शरीर रचना शेर के समान या सिंह के समान बनाई गई है। सम्राट नारमेर के युग में मिस्र की कला में आकृति चित्रण के जो नियम स्थिर हुए, उनके कारण यहाँ की आकृतियाँ संसार की समस्त सभ्यताओं से अलग मौलिक रूप में विकसित हुई है। राजा का भाव व्यक्त करने हेतु सिंहासन, परिधान, दरबार अथवा सैनिक आदि को उनके साथ चित्र में प्रस्तुत किया गया। शाही आकृतियों को प्रस्तुत करने के लक्ष्य से शरीर का ऊपरी भाग समूह की स्थिति में चित्रित किया गया और कटी से नीचे का भाग तथा सिर सम्मुख स्थिति में अंकित हुआ। धीरे धीरे सभी आकृतियों को प्रस्तुत करने के नियम बनाए गए और उनका एक मैथमेटिक्स, एक गणित स्थिर मान लिया गया। आकृतियों की माप के लिए मनुष्य शरीर को आधार माना गया। उस मनुष्य शरीर के जितने अंग हैं, हाथ, बलिष्ठ, अंगुल, ये सब के आधार पे आकृतियों की रचना होती थी। हमारे यहाँ भी जो चित्र सूत्र में है उसमें बताया गया है कि ताल, एक ताल जो होती है 12 अंगुल की और एक अंगुल की बनावट तो आप समझ ही रहे हैं, तो 4, 4, 8, 4, 12 करेंगे तो 3, ये 4 अंगुल के 3 हिस्से लेंगे तो आपका एक चेहरे का नाप आता है, ताल का नाप आता है। अब इसमें पारस्परिक अनुपात में संबंध भी निश्चित होने लगे। शरीर को एक ऊर्ध्व रेखा द्वारा 2 भागों में विभक्त कर सममिति रची गई। प्राचीनतम राज्य के युग में बने अनेक अपूर्ण रेखा चित्रों में अंकित ज्यामितीय रचना से स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों युगों की आकृतियों के बीच में जो नियम हैं चित्र बनाने के वो निश्चित हो चुके थे। पवित्र अक्षर का भी विकास हुआ और जैसे जैसे इसमें सरलता आती गई वैसे वैसे इसके अर्थ प्रतीकात्मक और अभिव्यंजनात्मक होते गए। मिस्र की संपूर्ण कला में एक निरंतरता मिलती है। इसमें विषयों की एकता और लक्ष्य की समानता है, ऐसा इसीलिए ये निरंतरता दिखाई देती है। वस्तु के विवरणों की अपेक्षा उसके प्रमुख विशेषताओं को ही ध्यान में रख करके चित्रण किया गया। इनके कुछ रूप जो विशेष मूर्तिकला में है, मुझे एक का अभी याद है, वो मैं बताऊं। स्फिंक्स नाम सुना होगा आपने, जो एक नरसिंह के आकार की मूर्ति है। खैफरे के पिरामिड से मंदिर तक जाने वाले मार्ग के बीच में स्फिंक्स मूर्ति स्थित है। जैसे इसमें शरीर सिंह का है और चेहरा पुरुष का बनाया गया है। इसकी लंबाई 246 फीट है और ऊंचाई 66 फीट है। इस मूर्ति के चेहरे की चौड़ाई 13.5 फीट और 50 फीट लंबे हैं। सिर पर राजकीय चिन्ह और मस्तक पर राज सत्ता का प्रतीक चिन्ह सर्प बना हुआ है। उदित होते हुए सूर्य के रूप में आइसिस के पुत्र होरस का ही रूप इस मूर्ति में बना हुआ मिलता है। मूर्तिकला की दृष्टि से उल्लेखनीय हरे पत्थर में निर्मित जो है एक प्रमुख मुद्रा में सिंहासन पर बैठे खैफरे की मूर्ति जो है पिरामिड के मंदिर से प्राप्त हुई है। सिंहासन के दोनों तरफ जो पैर हैं वो केसर युक्त जो सिंह होते हैं, जो केसरिया बाल वाले सिंह होते हैं, उनके दोनों पैरों के अग्रभाग के समान हैं। यहीं से खुफू के वजीर हेमू की मूर्ति भी प्राप्त होती है, जिसकी त्वचा की गठनशीलता, कोमलता और सिकुड़न अच्छा बना हुआ है। राहोतप और उसकी पत्नी ने नेफरतीति की चूना पत्थर से निर्मित रंगीन प्रतिमाएं भी यहाँ पे बैठी हुई मुद्रा में मिलती है। नेफरतीति के गले में रंगीन हार और माथे पर पट्टी बंधी हुई है, जो मूर्तिकला के सौंदर्य में वृद्धि कर रही है। इसकी तुलना में सम्राट मैनकुरे और उसकी रानी की प्रतिमा में अधिक भावात्मक सौम्यता है और अमृता की प्रवृत्ति बहुत कम है। मानवीय आदर्शीकरण की स्थिति इन कृतियों में ज़्यादा दिखती है। तो मिस्र की कला की दूसरे पार्ट में आपने अब तक जाना पिरामिड के बारे में। खुफू, कैफरे, मैनकुरे के पिरामिड यहाँ मशहूर हैं। तो तुतनखामुन के मकबरा के विषय में जाना, स्फिंक्स मूर्ति के विषय में जाना। तो इसके आगे की चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करते हैं मिस्र का लेक्चर भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू।